तो अब कवर करते हैं सेक्शन 43B में जो नया पार्ट ऐड हुआ है। सही हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बताएं यहाँ पे देखो ये चीज ये कहता है अगर मुझे किसी एक्सपेंस की पेमेंट करनी है, किसको करनी है, किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, किसको, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को, तो मुझे उस एक्सपेंस की पेमेंट करनी होती है अप टू ड्यू डेट एज पर एमएसएमई एक्ट। सर मैंने यहाँ पे सिंपली बात कही कि अगर मुझे किसी एक्सपेंस की पेमेंट करके चलनी है, ठीक है, किसको पेमेंट करनी है, किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस को, तो मुझे वो पेमेंट करनी होती है अप टू ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एज पर एमएसएमई एक्ट। सर अगर तो मैंने पेमेंट कर दी अप टू ड्यू डेट ऑफ एमएसएमई एक्ट तो वो मुझे वो एक्सपेंस अलाउड होगा, और अगर मैंने पेमेंट नहीं करी तो मुझे वो एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा। ठीक, ये एक सिंपल सी बात है। अब सर यहाँ पे बहुत 2-3 क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे। पहला कि सर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज कौन सी होती है, तो देखो उसकी डेफिनेशन गिवन है। देखो सर माइक्रो एंटरप्राइज वो एंटरप्राइज है जिसकी जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जिस एंटरप्राइज की हम बात कर रहे हैं, अगर उस एंटरप्राइज ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है प्लांट और मशीनरी में अप टू 1 CR, या फिर उसका टर्नओवर कितना है 5 CR, अप टू 5 CR तक। सर माइक्रो के बाद स्मॉल, स्मॉल में क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1 से क्या हो जाती है 10 CR और टर्नओवर की 50 CR। तो सर माइक्रो एंटरप्राइज कौन सी है, सर जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो प्लांट मशीनरी में 1 CR तक का और जिसका टर्नओवर हो 5 CR तक का। जबकि सर मैं बात करता हूँ स्मॉल एंटरप्राइजेस से, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है 10 CR और टर्नओवर की लिमिट कितनी है 50 CR। ठीक है। सो सर अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो किसी माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से, मान के चलो हमें एग्जांपल लेते हैं। सर एग्जांपल देखो ये रहा एग्जांपल। सर मानो मैं एक पर्सन हूं और सर मैंने कोई गुड्स परचेज करे, सर गुड्स मैं खरीद के लाया सर किससे, किसी माइक्रो एंटरप्राइज से या किसी स्मॉल एंटरप्राइज से। अब सर पता क्या चलेगा, माइक्रो मतलब वो जिसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो 1 CR तक की एंड टर्नओवर कितना 5 CR तक का। जबकि सर स्मॉल कौन सी, जिसकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो 10 CR तक की और टर्नओवर कितना 50 CR तक का। अगर मैं इनसे कोई गुड्स खरीद के लाया तो मुझे इनको पेमेंट करनी होगी। कब तक करनी होगी पेमेंट करनी होगी मुझे जो भी एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग ड्यू डेट है वहां तक। अगर तो सर मैंने पेमेंट कर दी तो मुझे जो मैंने ये गुड्स परचेज कराया तो मैंने परचेज का जो खर्चा क्लेम करा होगा पीजीवी इनकम में वो मुझे अलाउड हो जाएगा। पर अगर मैंने पेमेंट नहीं करी तो मुझे ये परचेज का एक्सपेंस डिसअलाउड हो जाएगा और दोबारा एड बैक हो जाएगा अगर मैंने माइनस करा होगा तो आपको ये बात समझ में, सर समझ में, ठीक है। अब सर माइक्रो एंड स्मॉल होती क्या है, ये बात तो मुझे समझ में आ गई। अब सर आपने कहा पेमेंट कब तक करनी है, अप टू ड्यू डेट ऑफ एमएसएमई एक्ट। तो सर एमएसएमई एक्ट में ड्यू डेट क्या है, देखो वो ये रहा। देखो सबसे पहले देखो क्या आपका जब आपने गुड्स परचेज करे तो क्या कोई एग्री डेट थी, कोई एग्रीमेंट हुआ था जिसमें आपने कुछ डिसाइड करा होगा कि आप जब भी आप कोई गुड्स खरीदते हो तो आप एक एग्रीमेंट करते हो कि मैं आपको 10 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा या फिर 60 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा। ऐसा कुछ देखो क्या कुछ एग्रीमेंट है, कुछ एग्रीड टाइम है। आपने कहा सर हाँ हमारा एग्रीमेंट है, कुछ एग्रीड हो रखा है तो जो भी एग्रीड डेट है उसके अंदर पेमेंट कर दो चलेगा। पर एक चीज ध्यान देना, जो एग्रीमेंट की डेट है वो मैक्स 45 डेज की हो सकती है। मतलब सर मैंने एग्रीमेंट करा और मैंने कहा मैं आपको 10 दिन के अंदर पेमेंट करूंगा तो 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दो चलेगा। बट अगर आपने एग्रीमेंट में डिसाइड करा कि मैं 60 दिन बाद पेमेंट करूंगा तो यह 60 दिन नहीं, यहाँ मैक्सिमम 45 डेज के अंदर ही पेमेंट करनी होगी। ये चीज ध्यान देना। तो अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट वाली डेट, बट एग्रीमेंट का डेट मैक्सिमम 45 डेज की हो सकती है। अगर इससे ज्यादा है तो 45 डेज के अंदर ही आपको पेमेंट करनी होगी। सर दूसरा केस, मेरा तो एग्रीमेंट कोई मैंने करा ही नहीं था। अगर कोई एग्रीमेंट है नहीं तो आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करके चलनी होगी। जब से माल परचेज करा उसके 15 दिन के अंदर। ये बात समझ में आ गई, समझ में आ गई। तो ड्यू डेट के आपको क्या देखना है, पहले देखो एग्रीमेंट है या नहीं। अगर एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट में जो भी डेट फिक्स है वो, बट ध्यान रखना वो मैक्सिमम 45 डेज तक ही हो सकती है। और अगर एग्रीमेंट ही नहीं है तो उस केस में आपको 15 दिन के अंदर ही पेमेंट करनी होगी। ठीक है। चलो सर एक बात और समझ में आ गई कि अगर हम ड्यू डेट के अंदर पेमेंट कर देंगे तो हमें खर्चा अलाउड हो जाएगा। बट सर मानो अगर मैं ड्यू डेट के अंदर पेमेंट नहीं करता हूँ तो उस केस में क्या होगा, तो जिस साल आप एक्चुअल में पे करोगे आपको उसी साल खर्चा अलाउड होगा। अब सर वो इसके लिए देखो, मानो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैं गुड्स परचेज करके लाया 23-24 के अंदर। अब सर 23-24 के अंदर मैंने एमएसएमई माइक्रो स्मॉल को पेमेंट नहीं करी तो मुझे 23-24 में तो ये खर्चा डिसअलाउड हो जाएगा। और आगे चल के मानो मैंने 25-26 में पेमेंट करी तो मुझे फिर ये परचेज का एक्सपेंस 25-26 में अलाउड होगा।
जब मैं एक्चुअल में पे कर दूंगा मुझे उस साल अलाउड होगा। आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। समझ में आई सर? बिल्कुल समझ में आई। ओके, अब सर देखो इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है। एग्जाम्पल क्या है, एक मिस्टर ए है, उन्होंने गुड करे परचेज किससे? मिस्टर बी से। मिस्टर बी या तो माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में आते हैं। सर गुड्स का परचेज करे सर 2 मार्च 2025 में, ठीक है। सर पेमेंट की ड्यू डेट हमारी एग्रीमेंट था क्या फिक्स थी? 30 अप्रैल 25, मतलब एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट के अंदर ड्यू डेट क्या होती है? जो भी आपकी एग्री डेट हो, एग्री डेट क्या है? 30 अप्रैल। बट आपको देख के लग रहा है तो 45 डेज से ज्यादा है। हाँ सर 45 डेज से ज्यादा लग रहा है, तो इसलिए मुझे पता है अगर एग्रीमेंट है और एग्रीमेंट में 45 डेज से ज्यादा पेमेंट होती है तो उस केस में मैक्सिमम डेज, देखो मैंने यहाँ पे बनाया, गुड्स परचेज कब करे? 2 मार्च 25। पेमेंट की ड्यू डेट क्या डिसाइड थी एज पर एग्रीमेंट? 30 अप्रैल 25। तो कितने दिन आपने दे दिए सर? 59 डेज। इतना तो दे ही नहीं सकते। मैक्सिमम कितने डेज मिल सकते हैं सर? 45 डेज। तो इसके अकॉर्डिंग 2 मार्च के बाद 45 डेज जोड़ो, क्या आएगा? 16 अप्रैल। तो आपको 16 अप्रैल तक 25 तक आपको पेमेंट करनी होगी। हालांकि आपने एग्री डेट आपकी 30 अप्रैल 25 थी, पर क्योंकि मुझे पता है एज पर एमएसएमई एक्ट मैक्सिमम डेज 45 डेज ही हो सकते हैं, तो इसलिए ड्यू डेट क्या हो जाएगी? 16 अप्रैल 25। अब सर सिंपल सी बात है, अगर तो मैंने 16 अप्रैल 25 तक पेमेंट कर दी तो मुझे खर्चा आउट हो जाएगा 24-25 के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैं 24-25 में परचेज करा तो 24-25 में खर्चा आउट हो जाएगा। अगर मैंने 16 अप्रैल के बाद पेमेंट करी तो मुझे 24-25 में अलाउड नहीं होगा, तो खर्चा अलाउड होगा जिस साल मैं पे करूंगा एक्चुअली में 25-26 में। मैंने ये कहा तो पेमेंट कर दी अप टू 16 अप्रैल तक, तो कब अलाउड होगा? 24-25 के अंदर। पर अगर 16 अप्रैल की बात करी तो कब अलाउड होगा? 25-26 में, जब एक्चुअल में पे कर दोगे। अब सर मानो हमारे एग्जाम्पल में अगर मैंने 2 लाख रुपए पे करे 30-3-25, या अगर मैंने आगे चल के 3 लाख पे करे 6-4-25, या फिर 15-4-25, तो ये सब मैंने 16 अप्रैल तक पे कर दिए, तो ये सारे खर्चे मुझे 24-25 में अलाउड होंगे। पर ये जो 4 लाख है ये मैंने 16 अप्रैल के बाद पे करे, तो ये मुझे 24-25 में तो अलाउड नहीं होंगे, वहां तो डिसअलाउड होंगे, तो वहां तो एड बैक होंगे ये 4 लाख रुपए। और फिर ये कहाँ अलाउड होंगे, कहाँ मैं माइनस करूंगा? 25-26 के अंदर। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से सारी बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, एक अलग बात है कि अगर आप कोई प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी बनाते तो वो अलाउड नहीं होते हैं, वो हम एड बैक कर देंगे। जो आप एक्चुअल में पे करोगे सर वही हम माइनस करेंगे। तो अगर प्रोविजन ऑफ ग्रेचुटी आपको क्वेश्चन में देखता है तो वो एड बैक कर देना, और उसकी जगह जो एक्चुअल में पे है वो माइनस करना पीजीबी की इनकम निकालते समय। तो सर अब यहां तक मैं बात करूं तो सर यहाँ तक हमने क्या बेसिकली कवर करा? सर हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो हमने कहा था कि हम इस चैप्टर में करना क्या। सर इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अभी क्वेश्चन आएगा तो हमें प्रॉफिट गिवन होगा, वो आपको कहेगा कि मैंने प्रॉफिट निकाला एज पर बुक्स, वो फिगर हमें गिवन होगी। सर साथ ही साथ हमें एक लिस्ट देगा जिसमें बताया कि मैंने ये प्रॉफिट निकालने के लिए ये सारे खर्चे माइनस करें, या फिर ये सारी इनकम मैंने इसके अंदर ऐड करी पीजीबी की इनकम निकालते समय। अब हमें सर करना क्या होता है? हमें क्वेश्चन के अंदर सिंपली ये चेक करना है कि जो हमने ये प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करे, क्या ये खर्चे एक्चुअली माइनस होने चाहिए थे एज पर इनकम टैक्स एक्ट? अगर माइनस होने चाहिए थे तो मैंने कहा ओके, और अगर नहीं होने चाहिए तो मैं एड बैक कर दूंगा। सिंपली ऐसे मैं इनकम को चेक करके करूंगा। सर ये सब करने के बाद मैं क्यों कर रहा हूँ? सर मैं सिंपली ये करता हूँ ताकि मैं ये जो प्रॉफिट एज पर बुक्स है इससे मैं निकाल सकूं जो मेरी पीजीबी इनकम आती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। तो मैं सब वो निकालने के लिए मैं खर्चे और इनकम चेक करता हूँ। अब सर मैंने कहा जब हम खर्चे चेक करते हैं तो सर नॉर्मली हम यहाँ पे 2 टाइप के खर्चे हमने पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा सर, एक होते हैं जनरल एक्सपेंसेस और एक होते हैं स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, ठीक है। सर ये हमने कवर करे। उसके बाद हमने सीखा सर कोई भी खर्च हो उन्हें 4 रूल हमेशा पूरे करने होते हैं, अगर वो 4 रूल पूरे नहीं करते हैं तो वो डिसअलाउड हो जाते हैं। जिसमें पहला एक हमने पढ़ा था कि टीडीएस प्रोविजन चेक कर लेना। फिर हमने दिखाया था कि अगर आप अपने रिलेटिव को पेमेंट करें तो बहुत ज्यादा मत दिखाना। तीसरा क्या था? कैश 10,000 से ज्यादा की पेमेंट मत करना सिंगल डे में सिंगल पर्सन को। और चौथा हमने पढ़ा ये 43B, जिसमें एक बात तो हमने पढ़ी कि कुछ खर्च आपको ड्यू डेट ऑफ आरओआई तक पे करके चलने होते हैं। और एमएसएमई में अगर आप किसी माइक्रो स्मॉल को करो तो आपको जो भी उसमें ड्यू डेट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करनी होती है। तो इस तरह हमने सारे खर्चे कवर कर लिए कि कौन सा खर्चा कब अलाउड होता है, कैसे होता है, और इन खर्चों को क्या रूल कंप्लाई करने होते हैं। सर ये सब पढ़ने के बाद मैं ये चीज पक्का बता पाऊंगा क्वेश्चन देखिए कि ये जो मैंने खर्चे माइनस करे हैं क्या ये खर्चे कितने माइनस होने चाहिए थे एज पर इनकम टैक्स एक्ट,
इसमें से कौन से डिसअलाउड होंगे यानी कि दोबारा ऐड बैक होंगे और कौन से मैं माइनस कर सकता हूँ। तो ज्यादा हमने सिर्फ एक्सपेंसेस कवर करे। अब आने वाली वीडियो पे हम इनकम पे फोकस करके चलेंगे।